इस वीडियो को देखने के बाद आपके गणित विषय में 50 मार्क्स फ्री मिल जाएंगे। अब आप सोचोगे ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। जैसे कि आपको पता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में गणित विषय में 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है और आपको पता है 100 ऑब्जेक्टिव में से 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटली फॉर्मूलाज बेस्ड होते हैं। तो हमें करना क्या होता है, सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करना होता है और उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है। तो आज वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज बताने वाले हैं, वो भी लाइन बाय लाइन। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो मैं स्वराज कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ नेक्स्ट टॉप पर बिहार बोर्ड की अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे फॉर्मूलाज, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर से, जिसका नाम है हमारा वास्तविक संख्या। इसमें जो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला आने वाला वो है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। दूसरा इसी से हम बोल सकते हैं भाजक मेरा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर वो हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भागफल। उसी तरह हम यहाँ से भागफल का फॉर्मूला निकाल लेंगे, उसी तरह हम शेषफल का फॉर्मूला निकाल लेंगे। अब देखो जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है उसमें हम यही इसी का यूज करते हैं। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जो मेरा भाजक होता है वही मेरा एचसीएफ होता है, वही मेरा मसा होता है। कब? जब हमारा जो आर, जो हमारा भागफल 0 के बराबर हो जाए। तो ये हो गया मेरे पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना। फिर आता है यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसा तथा मसक के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो वो चीजें मैंने देखो यहाँ लिख रखा ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज होंगे वास्तविक संख्या के। ठीक इसी प्रकार हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर बहुपद पे। बहुपद में सबसे पहले देखेंगे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, एक्स प्लस बी, जहां पे इसका घात क्या होगा 1 के बराबर। ठीक इसी प्रकार अगला देखने वाले हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका घात क्या होने वाला है 2। सब में आपको ऐड करना होगा ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। क्यों? अगर ए 0 के बराबर हो गया तो इसकी घात एक्स स्क्वायर वाला नहीं मिलेगी, यहाँ पे एक्स की घात 1 नहीं मिलेगी, है ना। ठीक इसी प्रकार बताओ त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, तब बोलोगे सर यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे भी ए नॉट इक्वल टू 0। अब आते हैं यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करने के सूत्र क्या होता है, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का योगफल और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल। ठीक यही काम हम लोग द्विघात समीकरण में भी करने वाले हैं, जहां पे हम इसको बोलेंगे मूलों का योगफल और इसको बोलेंगे मूलों का गुणनफल। ठीक है। फिर आते हैं अगर नेक्स्ट है, यहाँ लिखा गया बहुपद की जगह पे समीकरण हो तो केवल इक्वल टू लगा दो, जो हम द्विघात समीकरण में सीखने वाले हैं, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होता है तो क्या होता है माइनस का बी बाई ए, शून्यकों का योगफल, शून्य का गुणनफल क्या होगा सी बाई ए। अगर कहीं पे ये आ जाए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो ये क्या आता है माइनस का बी बाई सी आता है। तो इसको आप याद कर भी सकते हो, नहीं तो आप इसको सॉल्व भी करोगे तो आ जाएगा आपका, है ना। बताओ अब अगर मान लो कि 3 हमारे पास शून्य हो जाए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा माइनस का बी बाई ए, और दो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा मेरे पास सी बाई ए, और तीनों का गुणनफल क्या हो जाएगा माइनस का डी बाई ए। इसको याद करने का तरीका सिखाया था मैं आपको। जैसे मान लो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी है ना। तो ये पहला प्लस के साथ, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, फिर माइनस के साथ। तो देखो पहला किसके साथ आ जाएगा सर, हमारे पास माइनस का बी बाई ए। देखो क्या होता है माइनस का बी बाई ए, फिर क्या होगा सर हमारे पास सी बाई ए। सी प्लस में क्यों, क्योंकि सी यहाँ पे प्लस में होता है, फिर यहाँ पे डी क्यों माइनस में, क्योंकि यहाँ पे डी माइनस में होगा। ठीक है, यही से हम यहाँ से याद कर सकते हो, ये पहला प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, तो क्या होता है माइनस का बी बाई और गुणनफल क्या होता है सी बाई ए। तो ऐसे याद कर सकते हैं हम कि कब हम प्लस लेंगे कब हम माइनस लेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसमें सिर्फ हमें रेखाओं की प्रकृति पे ध्यान देना है। सबसे पहला, अगर ऐसी रेखा जो प्रतिच्छेदी हो जिसे हम अविरोधी कहते हैं, क्या होता है कंडीशन a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। फिर दूसरा a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं समांतर रेखा। अगर समांतर है यानी विरोध कर रहा है हल को, यानी इसके पास कोई हल नहीं होगा। और इसे जहां हल नहीं मिलता उसे हम असंगत बोलते हैं, जहां हल नहीं मिलता उसे क्या बोलते हैं हम असंगत, और जहां हल मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम संगत। तो जब प्रतिच्छेदी होगा तो कितने हल मिलेंगे, एक हल। तो वही यहां पे देखो एक हल, इसे प्रतिच्छेदी रेखा, और इसे एक नाम से और पुकारते हैं अविरोधी। ठीक है, साथ में अगर तीनों के तीनों बराबर हो जाए तो इसमें कितने हल मिलेंगे, बहुत सारे, अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्या होता है संपाती हो जाता है। इसलिए मैं इसको बोलता हूं आश्रित हल भी इसको बोला जाता है। तो जहां हल मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम संगत, है ना।
क्लियर, एकदम अच्छे समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास द्विघात समीकरण, जिसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो आता है विवेचक का, जिसे हम विविधकर के नाम से, डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको डी से डिनोट करते हैं। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये तीन प्रकार के होते हैं, या तो पॉजिटिव, या तो निगेटिव, या तो जीरो के बराबर, या तो धनात्मक, या तो ऋणात्मक, या तो शून्य के बराबर। अगर मान लो ये शून्य के बराबर हुआ तो मूल मेरा वास्तविक तथा समान होगा। अगर ये ग्रेटर देन जीरो यानी धनात्मक हुआ तो मूल मेरा वास्तविक तथा असमान होगा, मतलब भिन्न भिन्न होगा। अगर ये लेस देन जीरो हुआ तो यहाँ पे कोई मूल नहीं प्राप्त होगा, यानी अवास्तविक मूल प्राप्त होगा, काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। अब आता है सर मूल निकालने की जो विधि होती है, जिसमें द्विघात सूत्र बोलता हूं। क्या बोलता हूं? द्विघात सूत्र, या फिर इसे श्रीधराचार्य का भी नियम बोलते हैं। इसे श्रीधराचार्य का भी नियम बोलते हैं, धराचार्य का भी नियम है ना, का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ श्रीधराचार्य, है ना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? वो होता है माइनस बी प्लस माइनस, देखो ये डी लिखा है, रूट डी अपॉन 2a, और डी के जो क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे देखो दो मूल मिलेंगे, एक को क्या करोगे? प्लस के साथ, देखो यहाँ प्लस माइनस है तो एक को करेंगे प्लस के साथ और एक को करेंगे हम माइनस के साथ, एक को करेंगे क्या? माइनस के साथ। अब यहाँ पे बहुत बच्चे के पास क्वेश्चन ये आता है कि सर ये फॉर्मूला हम कहाँ पे लगाएंगे? सर ये फॉर्मूला आप कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी हमारे पास द्विघात समीकरण हो, सब जगह लगा सकते हो। मेक श्योर करना है कि हमारे पास मूल मिलना चाहिए, या तो बराबर या तो भिन्न। हमारे पास जब मूल नहीं मिलेंगे, यानी रूट के अंदर निगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता ना, ये तभी लगाएंगे जब हमारे पास मूल मिलना चाहिए, तो बराबर या तो भिन्न भिन्न, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें सबसे पहला क्या आएगा आपका? सार्वअंतर निकालना। क्या होता है सर? दूसरा पद माइनस पहला पद, और इसमें एनवा पद क्या होता है? वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे आता है n पदों का योगफल। दो फॉर्मूला से निकाला जाता है। सबसे पहला फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला कौन सा है? जब हमारे पास पहला पद और अंतिम पद, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, अंतिम टर्म दिया जाए तो कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे? तो वो होता है मेरे पास n/2 इंटू a प्लस एन, जहाँ पे a हो गया मेरे पास क्या? पहला पद, और जो हमारे पास an क्या होगा? इसको बोलेंगे अंतिम पद बोल दो, या एनवा पद बोल दो। अंतिम पद, इसको क्या बोलते हैं? अंतिम पद, अंतिम पद या एनवा पद बोलते हैं ना, अंतिम पद बोलो या एनवा पद। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब हमें पास ये दोनों दिए होंगे, नहीं तो हमारे पास ये सदाबहार, ये सदाबहार लगेगा, ये तभी लगाएंगे जब हमारे पास पहला और अंतिम दिया हो, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर जो बहुत महत्वपूर्ण है, त्रिभुज, ट्रायंगल। देखो इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपके पास पता होना चाहिए कि समरूप त्रिभुज क्या होती हैं। तो समरूप त्रिभुज किससे आइडिया लगेगा? हमारा सर्वांगसम त्रिभुज से। तो पहले बताओ सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं? जिनका आकार और अमाप, मतलब जिनका आकार और माप दोनों समान हो। बस इसमें अंतर क्या हो जाता है? आकार तो समान होता है लेकिन अमाप जो साइज है समान नहीं होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? समरूप आकृतियां। बहुत महत्वपूर्ण है बाबू, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों में क्या अंतर हमें कि इसमें आकार तो समान होते हैं लेकिन माप समान नहीं होते, वो अनुपात में होते हैं। किस में होते हैं? अनुपात में होते हैं। चलो जैसे कि मान लो अगर दो त्रिभुज हमारे पास समरूप हैं, तो हमें पता है सर कोई दो त्रिभुज समरूप है, यानी इनकी संगत भुजाएं बराबर अनुपात में, यानी इनकी संगत भुजाएं क्या होगी? देखो बराबर अनुपात में क्या लिखेंगे? ए बी बट्टा क्या बोलेंगे? ए बी बट्टा डी बराबर बी सी बट्टा ए बराबर ए सी बट्टा डी एफ। दूसरा, इनके संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कोण ए कोण डी के बराबर, कोण बी कोण ई के बराबर, कोण सी कोण एफ के बराबर। वही मैंने कर दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण है पार्ट। दूसरा इसमें क्या पार्ट आता है कि इसमें कौन कौन से कसौटियां हैं, समरूप की त्रिभुज प्रूफ करने की कौन कौन से कसौटियां हैं? तो वो होता है आपके पास ट्रिपल ए, कौन कौन कौन, ट्रिपल एस, भुजा भुजा भुजा, भुजा कौन भुजा। अब देखो अगर ये होगा तो ये हमेशा होगा, इसलिए इसका उपप्रमेय होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण ये हो गया, और ये है ना, ये सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरूर इससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो बिहार बोर्ड के एक पेपर में लीक करने वाला क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख देता हूं, यहां से क्वेश्चन हर हाल में आएगा तो आएगा। क्या होता है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डीएफ के क्षेत्रफल, यानी दो त्रिभुज जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है इनके संगत भुजाओं के अनुपात के, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। साथ में आप ये भी लिख लेना कि इनके परिमाप के भी वर्गों के अनुपात बराबर होते हैं, इनकी माध्यिका का भी, इनके लंब का भी, इनके कोण समद्विभाजक के भी वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, यहां से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, फिक्स है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति।
यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीजें जो ऑब्जेक्टिव में हर हाल में पूछा जाता है, पूछ लेगा कि ओरिजिन क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है, सबको पता होता है। बहुत लोग इसमें भी डाउट होते हैं, ये भी पूछ लेता है कि बताइए कौन से चतुर्थांश में ये बिंदु लाई करेगा। तो वही मैंने लिखा है, बताओ। सबसे पहला क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष, और जो हमारे उद्ग्रह रेखा जो होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं, है ना। फिर आता है हमारे पास मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होती है, जहां पे दोनों अक्ष एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक क्या होता है, 0,0। किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान x और y होते हैं, जिसमें पहले को हम भुज बोलते हैं, यानी x को भुज, और y को क्या बोलते हैं, बताओ, कोटि बोलते हैं। ये सबको पता है, सबको पता है। अब बोलो, किसी बिंदु को y अक्ष से जो दूरी कहलाती है वो भुज कहलाती है या x निर्देशांक कहलाती है। इसी तरह x अक्ष से जो दूरी होती है वो कोटि कहलाती है या y निर्देशांक कहलाती है। ये सर बहुत हलवा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछ लेगा, बताओ 3/3,4 में भुज क्या है, तो पहला भुज, दूसरा कोटि, है ना। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका रूट, है ना। इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो क्या है कि अगर कोई बिंदु अगर x अक्ष पे स्थित होता है तो उसका निर्देशांक क्या होता है, y0, x,0। अगर वही बिंदु y अक्ष पे स्थित हो तो उसका क्या बोलेंगे, 0,y, यानी वहां पे x0 होता है, y, है ना। चलो अब आते हैं यहाँ पे मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना हो तो यानी x2 0 हो गया, y2 0 हो गया, तो यानी क्या बन जाएगा, x² प्लस y²। अब यहाँ पे कहता है क्या, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने, यानी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, है ना। अब देखो इसका 1 2 3 और ये लास्ट वाला मान लो केंद्रक। केंद्रक में भी कुछ नहीं है, 3। केंद्रक क्या होता है, सेंटरवाइड, तो 3 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, तीनों को जोड़ के बटा 3, तीनों को जोड़ के बटा 3। इन तीनों से 2 क्वेश्चन फिक्स से एग्जाम में आएंगे तो आएंगे, याद रखना। तीनों से 2 क्वेश्चन फिक्स है, या तो इन दोनों से पूछ ले, या तो इन दोनों से पूछ ले, या तो इन दोनों से पूछ ले। क्लियर है, जरूर इसको प्रैक्टिस करके, इसमें 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके जाना, है ना। आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं सर विभाजन सूत्र। तो अंतर विभाजन क्या था सर, बीच में प्लस रहता है, तो क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। अब आता है लास्ट, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो हमारे पास सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो बहुत बच्चों को मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, 1 2 3 1 2। इसका मतलब क्या हुआ समझो, पहला अगर मान लो हमने x1 लिया तो अगला क्या होगा हमारे पास, y2 माइनस y3। फिर अगला देखो, अगर आपने 2 है यानी x2 लिया तो आगे क्या है सर, 3 और 1, तो यानी y3 माइनस y1। फिर अगर आपने x3 लिया तो बताओ आगे क्या है, 1 2 है, तो ये क्या होगा, y1 माइनस y2। तो ये से याद हो क्या, ऐसे याद कर दो, 1 2 3 1 2, बस 1 2 3 1 2, अपने आप ये त्रिभुज का क्षेत्रफल एकदम आसानी से याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है त्रिकोणमिति, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ये पता है हमारे पास सिर्फ बिहार बोर्ड की बात करें तो टोटल 35 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं, जिसमें हमारे पास 20 से 25 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव में होते हैं। तो यानी सबसे महत्वपूर्ण कौन सा चैप्टर होने वाला है, त्रिकोणमिति। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से मैं क्या बोलूंगा कि हमारे पास कर्ण क्या होगा, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, इसका रूट। उसी तरह इससे हम लंब निकाल लेंगे, इससे हम क्या करेंगे, आधार निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। फिर बताओ साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉसेक थीटा क्या होता है, इसका व्युत्क्रम, कर्ण बटा हमारे पास लंब। कॉस थीटा क्या हो जाएगा सर, हमारे पास आधार बटा कर्ण। फिर हमारे पास सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, है ना। ठीक इसका उल्टा कर देंगे, अगर मैं बात करूं टैन थीटा का, तो लंब बटा आधार, कॉट इसका व्युत्क्रम, आधार बट्टा लंब, है ना। अब आते हैं, देखो ये सबसे महत्वपूर्ण क्या, इनके पूरक कोणों से रिलेटेड जो हमारे पास संबंध होते हैं। जैसे हमें पता है साइन कॉस एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, तो इनको जब गुना करेंगे, जैसे मान लो साइन थीटा इंटू कॉसेक, कॉसेक क्या लिख सकते हो, 1/sin थीटा, तो ये दोनों कट जाएगा, क्या मिल जाएगा हमारे पास 1। तो इसलिए इन दोनों को जब हम गुना करते हैं तो हमेशा 1 आता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/cosec, और कॉसेक का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/cossin। क्योंकि देखो कॉसेक अगर पूछेगा तो साइन गुना में तिधारा के भाग में हो जाएगा, अगर साइन पूछेगा तो कॉसेक गुना में तिधारा के क्या हो जाएगा, भाग में, है ना। ठीक यही काम हम कॉसेक के साथ और टैन कॉट के साथ करते हैं। ये हो गया मेरे पास व्युत्क्रम से संबंधित। अब आते हैं हम लोग पूरक कोण से रिलेटेड, लेकिन उसके पहले 2-3 इंपॉर्टेंट चीज समझ लो कि टैन थीटा जो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसमें जब हम स्क्वायर लगा देंगे तो जब इधर स्क्वायर लगाएंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। टैन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन, और यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये ऐसा लिखा हुआ है, टैन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ये रिलेशन पूछा जाता है, कैसे आया देखो, आपको पता है
tan 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर, ये क्या होगा कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक का उल्टा साइन ऊपर और सेक का उल्टा कॉस नीचे, तो साइन बाई कॉस क्या होगा tan स्क्वायर। ठीक है, यही सेम काम हम किसके साथ करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा के साथ, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, यानी इसको ऐसे लिख लो, यानी इसको ऐसे लिख लो, क्या लिख लो इसको ऐसे लिख दो, कॉट थीटा का होल स्क्वायर सेम होता है, यहाँ पे भी क्या होगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर tan थीटा का होल स्क्वायर, है ना। चलो अब आते हैं हम अपने पूरक कोण वाला रिलेशन में। हमें पता है साइन का पूरक क्या होता है कॉस, और कॉस का पूरक क्या होता है साइन, सेम उसी तरह सेक का पूरक कॉसेक, कॉसेक का पूरक सेक, tan का पूरक और tan का व्युत्क्रम दोनों सेम होता है, tan का पूरक हो जाएगा कॉट और कॉट का पूरक हो जाएगा tan, तो वही फॉर्मूला बन जाएगा, बताओ साइन 90 माइनस थीटा, साइन का पूरक कॉस और 90 माइनस थीटा पूरक थीटा, यही सेम काम हम करते जाएंगे सब में, और यहां से हमारे पास पूरक वाले रिलेशन मिल जाएंगे। यहां पे काम और कर लेते हैं, देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा वो हमारे पास cot थीटा, क्योंकि tan का पूरक और tan का जो है tan का पूरक और tan का व्युत्क्रम दोनों सेम होता है, दोनों सेम होता है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, है ना। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग क्या है एंगल के मान पे, कोनों के मान पे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर साइन पूरा क्या है, और साइन में पता है साइन 0 0 होता है, और साइन जो 30 होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1 होता है। कॉस क्या होता है इसका उल्टा, इसको पलट दिए तो 1 से आ गया, tan थीटा क्या हुआ इन दोनों को डिवाइड करके। मैं बोलूंगा इसको आप बार बार लिख के याद कर लो, ऐसे मत सोचना सर ये शॉर्टकट ट्रिक से उलट दो फिर ऊपर नीचे डिवाइड कर दो tan आएगा, नहीं ऐसे नहीं सोचना है आपको, एकदम अच्छे से बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है, ऐसे याद होना चाहिए। जैसे मैं पूछूं बताओ cot 0 पता बताना डायरेक्ट बताना अपरिभाषित इन्फिनिटी, मैं पूछूं cot 60 डिग्री 1/√3, डायरेक्ट आना चाहिए आपके अंदर से, डायरेक्ट आना चाहिए। मान लो कि रात के 12 बजे हम आपको उठा के पूछे कि बताओ tan 90 की वैल्यू क्या होगी, cosec 60 की वैल्यू क्या होगी, सब अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है सर्वोच्च समीकरण। सबसे पहला सर्वोच्च समीकरण क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर, तो यही से आया देखो sin स्क्वायर क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर आ जाओ तो ये हो गया दूसरी तरफ, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा रूट, अब यही सेम काम हम cos के साथ कर दिए हैं, है ना। अब आओ सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ tan स्क्वायर को लाके इधर माइनस कर सकता हूँ, तो वही मैंने काम कर दिया है tan स्क्वायर। उसी तरह बताओ cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो एक बार क्या कर सकते हो cot स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर जाओ, एक बार क्या करो cosec स्क्वायर को दूसरी तरफ, यानी कुल मिला के हमें 3 फॉर्मूला ही याद रखना है। कौन कौन से 3 फॉर्मूला याद रखना है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर, दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और तीसरा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब इसी को घुमा फिरा के हमें से पूछा जाता है, कभी प्लस में है तो दूसरी तरफ माइनस, कभी माइनस है तो दूसरी तरफ प्लस करके पूछा जाता है। याद रहेगा तो अच्छे से, बस यही हमारे पास त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूलाज हैं जिनको अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेना है, याद करना प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्योंकि याद करने के साथ साथ प्रैक्टिस जरूरी है ना। चलो अब आते हैं जो कि हमने आपको बता दिया अच्छे से cosec वाले के बारे में, cot वाले के बारे में, है ना। अब देखो इसमें 2-3 चीजें और इंपॉर्टेंट है कि हम पाई को बोलते हैं, पाई का मान होता है 180 डिग्री बराबर। इसी प्रकार हम अगर आपसे बोले कि π/2 की वैल्यू किसकी बराबर हो जाएगी 90 के बराबर, π/3 वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री बराबर, π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री बराबर, और π/6 वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री बराबर। क्यों ऐसा किया, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है आपको सारे वैल्यू याद है 90 60 सबके वैल्यू याद है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे रेडियन में दे दिया जाएगा कि π/2 sin π/2 cosec π/2, तो हमें रेडियन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो पाई अगर पाई रुपया में 180 मिलता है तो 1 रुपया के निकाल लेंगे, उसी तरह करके निकालेंगे, है ना। चलो बढ़िया, नेक्स्ट बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ जो कि सबसे आसान सा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है, यह त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। बस इसमें 3 चीजें, दृष्टि रेखा क्या होती है, क्षैतिज रेखा क्या होती है, और नमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, बस 4 चीजें। तो वही लिखा गया देखो कि नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है, नेत्र से गुजरने वाली सीधी रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है, उन्नयन कोण और क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है, जो ऊपर बनता है उसे उन्नयन कोण, क्षैतिज रेखा के ऊपर जो क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है उसे अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है वृत्त। वृत्त भी बहुत ही आसान सा चैप्टर है जिसमें क्या देखना है हमें, वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं क्योंकि वृत्त अनगिनत बिंदु से मिलकर बनता है और हर बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। फिर आता है वृत्त पर के किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा हमेशा बराबर होती है। कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बाहर से 2। आ गया वृत्त पर किसी भीतरी बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती। हाँ, अंदर से कोई स्पर्श रेखा खींची जा सके नहीं, है ना। नेक्स्ट आता है अगला चैप्टर जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बस इसमें आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए और प्रैक्टिस करते चलो, है ना। सबसे पहले बताओ कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, सर व्यास का आधा d/2, क्या बोल देंगे d/2। इसी प्रकार अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, सब बोले सर
वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त का पाई आर होना चाहिए। लेकिन ध्यान दो, मैंने सिखाया भी कि अगर ये पाई आर है तो यहां से यहां तक आर होता है और यहां से यहां तक आर, तो पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर। और वृत्त की कुल परिधि पूछा जाए तो 2 पाई आर, है ना। इसी तरह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, कुल वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तीसरी तरह वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है पाई आर स्क्वायर। अब आता है त्रिज्यीय खंड। देखो त्रिज्यीय खंड सबसे आसान होता है। देखो मान लो त्रिज्यीय खंड हमसे पूछा गया, ये इसकी क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, तो क्या होगा थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल पूछे तो, अगर लंबाई पूछे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, बस ऐसे ध्यान देना है। अगर लंबाई पूछे तो 2 पाई आर और क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर स्क्वायर, है ना। चलो आ जाओ, अगर चतुर्थांश पूछे तो कितनी भाग में बांट दिया गया उसको, 4 भाग में, तो कितना हो जाएगा थीटा बटा 360, थीटा क्या होगा 90, 90 बटा 360 क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। उसी तरह त्रिज्यखंड के संगत चाप के लिए मैं अभी बता दिया, लंबाई पूछे तो क्या होगा थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। लंबाई में हमेशा 2 पाई आर और क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में, जिसमें सबसे पहला क्या आना चाहिए, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, ये पहले हमने सीख रखा है। इसकी विकर्ण क्या होती है सर, √2 इंटू भुजा। उसी तरह आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, और इसका विकर्ण क्या हो जाता है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये चीजें पता है तो इसी की मदद से हम घन और घनाभ की सारी चीजें निकालते हैं। चलो बढ़ते हैं हम लोग घन के विकर्ण के बारे में। उससे पहले घन का क्षेत्रफल बताओ, 6 गुने भुजा का वर्ग, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो 6 गुने किनारा का वर्ग, क्योंकि इसके भुजा को हम क्या बोल सकते हैं, किनारा एच का, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आयतन पूछा गया, तो आयतन को क्या लिख सकते हो, किनारा का क्यूब, किनारा का क्यूब, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। इसी तरह बताओ घन का विकर्ण क्या हो जाएगा सर, तीनों बराबर होते हैं, ए क्यू प्लस ए क्यू प्लस ए क्यू क्या होगा √3 इंटू भुजा या √3 इंटू किनारा। अब बात करते हैं घनाभ का क्षेत्रफल, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। और बात करें घनाभ के बाद, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको हटा देंगे, LB को हटा देंगे, है ना। अब जाओ इसके बाद घनाभ की विकर्ण क्या हो जाएगी, √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब बात करते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको बताया सर ये आयतकार भाग होता है, तो इसकी जो लंबाई होती है 2 पाई आर हो जाएगा, ऊंचाई जो होती है h हो जाएगी 2 पाई आर h। इसमें हम ऊपर नीचे वृत्त को जोड़ देंगे तो इसका क्या मिल जाएगा, ऊपर नीचे जब हम वृत्त को जोड़ेंगे तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। चलो अब घनाभ का आयतन क्या हुआ सर, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। अब इसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण है। पहला बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुने भुजा का वर्ग होता है। अब आता है सर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a/4 इंटू √4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब दिया तो सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आप याद ही रख लो ना, a/4 गुने √4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बहुत ही आसान सा है, डायरेक्ट याद करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है ना। चलो अब इसको एक तरीका और है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के हीरोन्स फॉर्मूला से क्या होता है, √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बट्टा 2, है ना। अब आते हैं गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र होता ही नहीं है गोला क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोला कहीं से खुला होता ही नहीं है, 4 पाई आर स्क्वायर। उसी तरह अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब ऊपर से एक वृत्त डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, L कैसे निकालेंगे, √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। शंकु ये बना दिया मानो हमने पास, तो ये क्या कहलाता है हमारा तिर्यक ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा मेरे पास H और ये क्या हो जाएगा R। तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे, √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इसका बताओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर एल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें नीचे से वृत्त जोड़ दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास पाई आर एल जोड़ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया एकदम अच्छे से। चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसका आयतन क्या होता है, बेलन के आयतन का 1/3, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका 1/3। शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल, देखो इस बार मॉडल पेपर में पूछा है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मॉडल पेपर में क्वेश्चन आ गया इसका मतलब हो सकता है एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा छिन्नक से, फ्रस्टम से, है ना। बस शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल क्या होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। जैसे इसमें क्या होता है पाई आर एल, इसमें 2 R हो जाता है इसलिए R1 प्लस R2 हो जाता है। अब आ जाए नेक्स्ट, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी बहुत आसान, नीचे ऊपर तो हम पाई आर स्क्वायर जोड़ते थे उसमें भी, तो पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर। इसमें क्या होगा, ये जो ऊपर वाला था इसको जोड़ लिए, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट, शंकु के छिन्नक का आयतन,
तो बेलन के आयतन का 1/3, सेम वही 1/3 पाई h। अब r की जगह 2r था, इसलिए r1 का वर्ग प्लस r2 का वर्ग प्लस r1 इंटू r2। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों के तीनों फॉर्मूला जरूर देखकर सब पे एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि मॉडल पेपर में पूछा है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर जो है सांख्यिकी, हमारे पास स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहला जो प्रत्यक्ष विधि में देखते हैं क्या माध्य निकालने का क्या होता है सर, समेसन xi इंटू एफ आई बटा समेसन एफ आई। समेसन एफ आई क्या होता है, वो कुल ऑब्जर्वेशन, टोटल कितने आंकड़ा है n हो जाते हैं। आ जाओ नेक्स्ट। बहुलक क्या होता है, बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2। मैंने याद करने के तरीके से क्या सिखाया था, यहाँ पे 2 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इंटू यहाँ पे h इंटू h कर लो, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, आई मतलब h है, वर्ग माप। आ जाओ माध्य क्या होगा, l प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ इंटू एच। उसी तरह सबसे महत्वपूर्ण इससे एक फॉर्मूला, इस पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, इसको भी नोट डाउन कर लो। बहुलक क्या होता है, इधर ब वाला होता है, इधर सब म वाले होते हैं, तो 3 गुने माध्यक माइनस 2 माध्य, इसे याद रखा, इधर ब वाले इधर दोनों म वाले होते हैं, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा अंतिम चैप्टर है, जिसका नाम है प्रायिकता। इसमें सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट रहता है वो क्या रहता है, प्रायिकता क्या होता है सर, वो होता है फोटो फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम, है ना। अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, क्योंकि आपको फोटो लेने का आदत होता है, इसलिए मैंने इस पे कंसेप्ट बना दिया है, फोटो फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम, है ना। अब सुनो, इसमें क्या देखना होता है कि हम हमेशा सबसे पहले टीओ ढूंढते हैं, टीओ यानी कुल संभव परिणाम ढूंढते हैं, और इसमें से हमें फेवरेबल आउटकम आता है, इसमें से हमारा अनुकूल परिणाम आता है। कोई भी क्वेश्चन उसमें ये ढूंढो, अपने आप आ जाएगा, है ना। आ जाओ, क्या बोला गया, एक सिक्का को फेंकने पे कुल संभव परिणाम, एक सिक्का को फेंकोगे 2 आएगा, तो सिक्का वाला मैंने सिखाया था 2 की घात एक बार में 2 आ गया, 2 सिक्का फेंकोगे 2 की घात 2 4 आ गया, 3 सिक्का फेंकोगे 2 की घात 3 8 आ जाएगा, 4 फेंकोगे 2 की घात 4 क्या होगा 16 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह बताओ 2 सिक्का कितने में 2 की घात 2 हो जाएगा 4। अब बताओ एक पासा वाला भी सिखाया था 6 की घात 1 एक पासा, 2 पासा 6 की घात 2, 3 पासा 6 की घात 3 कितना हो जाएगा 216। वही लिखा है कि अगर एक पासा को फेंकने में कुल संभव परिणाम 6, 2 को फेंकने में 36, इसी तरह बताओ 3 को फेंकोगे 216। अब बताओ ताश में कुल कितने होते हैं सर, 52 होते हैं, है ना। किसी घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है, हाँ पता है 0 से 1 के बीच में होती है, निगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये हो गया क्या हमारे पास, निगेटिव नहीं होती है। 1 से ज़्यादा भी नहीं होती, क्योंकि 0 से 1 के बीच में होती है। तो इसको मैं समराइज करके लिख देता हूँ, क्या आपको पास, किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, ना ही इससे छोटी और ना ही सर इससे बड़ी, इससे बड़ी भी नहीं होती है ना। चलो अब इसी चीज को देखो, यहाँ लिख रहा है फेवरेबल आउटकम अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, यानी इसको कैसे याद रखना है, फोटो सर सेल्फी लेते हैं ना, आज से बोलोगे हम सर प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, है ना, हम प्रायिकता ले रहे हैं, फोटो है फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम, जो कि क्या होता है सर 0 से 1 के बीच में होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण, किसी घटना की घटने की प्रायिकता जो किसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता किसी बराबर होती है 1 के बराबर, तो किसी घटना की घटने की प्रायिकता होगी, किसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता किसी बराबर होगी 1 के बराबर, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आगे देखो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एक पासा को फेंकने में सम और विषम संख्या या अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है 1/2, क्योंकि 3/6 1/2 के बराबर हो जाएगी। असंभव घटना की प्रायिकता जो ऐसी घटना जो कभी घटी ना हो क्या होगी 0। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है 1 होती है ना, सिंपल सा। किस घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा 1, अगर निश्चित है तो सिंपल 1 होगा, न्यूनतम मान कितना होगा 0, क्योंकि असंभव। गुलाम बेगम बादशाह वाले पत्तों को क्या बोलते हैं, फेस कार्ड या चित्र वाला पत्ता, चित्र वाला भी पत्ता बोलते हैं। एक ताश की एक गड्डी में कुल 12 फेस कार्ड होते हैं, 12 फेस कार्ड, कहीं 12 चित्र वाला पत्ता होते हैं, है ना। प्रायोगिक मतलब जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रायिकता होती है उसकी क्या होती है 1/2। किसी भी प्रयोग की सभी प्रायोगिक घटनाओं का योग क्या होता है 1। कोई भी अगर हम एक्सपेरिमेंट करें सबको जब जोड़ेंगे तो उसकी क्या वैल्यू आएगी 1 के बराबर आती है। तो ये रही अपना पूरा फॉर्मूलाज। तो उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से सारे फॉर्मूलाज समझ में आ गए होंगे। अभी के अभी सारे के सारे फॉर्मूलाज को एकदम अच्छे से लिखो और जहां भी बैठ के पढ़ते हो वहां पे चिपका लो, बार बार फॉर्मूला देख देख के रिवाइज करते रहो, सब पे बेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। एकदम फिक्स है कि 80 क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूलाज बेस्ड आते हैं, जो यहाँ पे मैंने बताया ना इसी फॉर्मूलाज पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आते हैं। उसमें से आपको 50 ही तो बनाना है मेरे लाल, तो 50 आराम से बना सकते हो ना फॉर्मूला याद करके। तो क्यों नहीं हम अभी से काम करें, अभी कभी लिखो, चिपकाओ, याद करना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है। एग्जाम देकर आओगे तो तुम जरूर बोलोगे सर आपने एकदम सही बोला था, सारे क्वेश्चन फॉर्मूलाज बेस्ट ही आए थे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग इसी तरह किसी अन्य वीडियो में।